हम पढ़ रहे थे डाइजेशन टॉपिक, उसमें हम हाफ कर चुके थे। अब ऑब्जर्प्शन और एसिमिलेशन टॉपिक रह गया था हमारा, और इजेशन ऑफ अनवांटेड फूड रह गया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अभी क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन हो चुका था फूड, जिसको हम आप क्या बोल रहे थे, चाइल्ड बोल रहे थे, तो अब वो क्या करेगा, वो इलियम में चला जाएगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम एंड नेक्स्ट इज इलियम। तो उस थर्ड वाले पार्ट में, इलियम में क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसकी अंदर वॉल पे, उसमें उन्हें हम बोलते हैं विलाय, उनको विलाय बोला जाता है। और ये जो विलाय हैं, इनका काम ये होता है कि ये ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ये एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या है वो बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो सके। तो विलाय का यही काम होता है। तो विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में की वॉल, इंटरनल वॉल पे होते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, वो दो तरीके से होता है, एक होता है पैसिव तरीके से और एक होता है एक्टिव तरीके से। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या है, एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। और ये जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड या आपका सोल्यूट मूव होगा या एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि पैसिव डिपेंड करता है। पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत है फूड को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड का, वो फॉलोड बाय किससे होगा, एसिमिलेशन। ऑब्जर्प्शन के बाद क्या शुरू हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। अब एसिमिलेशन यानी कि जो हमने फूड ऑब्जर्व किया है उन मटेरियल को हमारे टिश्यू सेल तक पहुंचाना, दैट इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इजेशन ऑफ अनवांटेड फूड। इजेशन ऑफ अनवांटेड फूड, अब जो फूड कम्प्लीटली अभी डाइजेस्ट हो गया और जो कुछ रह जाता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीट एसिमिलेशन डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब कंप्लीट एसिमिलेशन हो जाता है फूड का, अब वो फूड कहाँ पास ऑन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा था। नेक्स्ट, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो फूड ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन जो वाटर है फूड में से जितना हो सकता है उतना वाटर वो फूड से ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जो पास ऑन हुआ है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैन नॉट ऑब्जर्व फूड बट ऑब्जर्व मच ऑफ वाटर। और जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, उसे बोलते हैं फीसेस। और ये जो फीसेस है वो कहाँ पास ऑन हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी साइंस की, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ पास ऑन होगा, रेक्टम में पास हो जाएगा। अब रेक्टम के बाद वो फूड हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट, यानी कि बाहर निकल जाता है थ्रू द अनस। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जो कभी कभी हमारे स्टमक में क्या है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। अभी हमारा एसिड जो स्टमक है, मैंने आपको बताया था कि एक एसिड रिलीज़ करता है, दैट इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वो एसिड इन केस ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है, हमारे जो बॉडी में इनडाइजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, और उस वजह से हमें स्टमक एक होने लगता है, यानी कि पेट में दर्द होने लगता है। उस केस में हमें क्या करना है, एक बेस लेना है जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल 2। इसको याद रखना है, इट मे कम इन योर एग्ज़ाम। हालांकि पहले नहीं आया ये 2019 में, लेकिन फिर भी अगर आने के चांसेस हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में ये पूछ सकता है। तो MgOH होल टू इट्स फार्मूला, तो ये क्या है, एक बेस है जो कि जब हम उसे लेंगे तो वो जो स्टमक का एसिड है उसके साथ बेस जब रिएक्ट होता है, हमें पता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ना वो एसिड रहता है ना बेस। हमें पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहाँ पे, हमारा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमारे पेन से हमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, एंड डाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगा। इट विल overcome your indigestion also. So this was your digestive system, all about digestive system. अब हम नेक्स्ट करेंगे रेस्पिरेशन। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद बस एक दो टॉपिक और बच जाएंगे हमारे, उसके बाद हमारा बायो
कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं थ्रू दी कमेंट सेक्शन। आपके हर कमेंट का आंसर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है और एक एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीडाइज भी करेगा और प्लस एनर्जी भी देगा। और इसमें मतलब कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन बोलेंगे उसको, और वो क्या करेगा? एनर्जी लिबरेट करेगा। और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये किसके थ्रू होता है? बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि हम एनिमल किंगडम में डिस्कस कर चुके हैं। किसी में ट्रैकिया होता है, लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, और थ्रू द बॉडी सरफेस भी अमीबा, पैरामीशिया भी सब थ्रू द बॉडी सरफेस करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली लंग्स आदि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो अभी याद रखना है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, सो अब रेस्पिरेशन क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं, और ये 2 टाइप्स किस बेस पे होते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे ऑक्सीजन पे डिपेंड करेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन के बिना अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो अनएरोबिक होगा। तो पहले हम एरोबिक को डिस्कस कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है, दिस इज सबस्ट्रेट्स, मेंशन हियर टी, इट्स नॉट एज सबस्ट्रेट्स। सो हमारे जो क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। किस में? CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। यानी कि देखो एनर्जी रिलीज हो रही है और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वो होते हैं जिनका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, अभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हमने सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ना था तो हमने ये किया। तो ये किसके प्रेजेंस में हुआ? O2 के प्रेजेंस में हुआ। तो जो प्रोसेस या जो रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंस में होगा और वो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को किस में तोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, वाटर में तोड़ेगा। और ये 2870 किलो जूल मीन्स, किलो जूल इज यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। एनर्जी रिलीज कर रहा है, वाटर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen, and which process? Respiration process which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. Next we will discuss about anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होगा कि ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रोक डाउन होगा तो वो कितना बनाएगा? 2 पायरुविक एसिड होगी। जब ग्लूकोज जो है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है उसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जब व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि अगर एग्जाम में पूछे कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सो यू शुड नो पायरुविक एसिड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ टेक प्लेस करता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर। जो हमारी सेल है, साइटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। वहाँ पर क्या होगा? ये ग्लाइकोलिसिस होगा। और जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, वो कितनी एटीपी एनर्जी? एटीपी आपको पता है क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टोर होती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमें एनर्जी नहीं चाहिए तो हमें स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है वी यूटिलाइज इट। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वो कितना एटीपी एनर्जी? 36 एटीपी। किस में? अगर यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स को हम ऑलरेडी हमारी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक कौन सी होती है और प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है। दोज विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर यूकैरियोटिक, और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रोक डाउन होने के बाद यूकैरियोटिक सेल में 36 एटीपी देगा, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोकैरियोटिक में 38 एटीपी देगा। ये बात है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट क्या है? वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन टेक प्लेस करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। ये जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही टेक्स प्लेस होता है। जैसे एरोबिक है वो हायर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, लेकिन अनएरोबिक क्या है वो लोअर में ही होता है, जैसे फंजाई है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में होगा। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, यानी कि ह्यूमंस में भी हो सकता है। कब? जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, लिमिट हो जाए। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, दैट टाइम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्टेंस आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, उसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इनकम्प्लीट होगा ऑक्सीडेशन। और क्या रिलीज़ करेगा? CO2। वहाँ पे भी CO2 था, लेकिन वहाँ पर क्या था? CO2 वाटर एंड एनर्जी था, लेकिन यहाँ पे CO2 अल्कोहल बनता है, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और इसको ही हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ही फर्मेंटेशन। जैसे फर्मेंटिंग ईस्ट वगैरह, वहाँ पे हम जब वाइन्स या अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है। तो एनारोबिक को आप याद रखेंगे कि जब हमारे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो ब्रेक डाउन होंगे CO2 और अल्कोहल में, वो भी किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर फर्मेंटेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो C6H12O6 ब्रेक डाउन हुआ किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। और C2H5OH, यानी कि ये अल्कोहल है, और कितना एनर्जी? 56 किलो कैलोरी एनर्जी। सो ये जो प्रोसेस हुआ वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसीलिए इसको अनारोबिक रेस्पिरेशन बोला गया। और याद रखना कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूकैरियोटिक सेल में 36 ATP देता है, और वही एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोकैरियोटिक में 38 ATP एनर्जी देगा।